तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है बेटा, वो हमारे पास है एक इस तरह की बॉडी। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बॉडी, हाँ यहां पे मैं लिख रहा हूं रिंग हो सकती है, फाइन। ये डिस्क हो सकती है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकती है, ये सॉलिड सिलेंडर हो सकती है, ये हॉलो स्फेयर हो सकती है, और ये सॉलिड स्फेयर। तो 6 में से कोई भी एक बॉडी हो सकती है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। यहां पे आपको M और R दिया होगा, इनमें तो कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आएगा वो आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, फाइन। अब बेटा मान लीजिए इसके पास एक स्पीड है जिसे हमने कहा v सेंटर ऑफ मास, ये इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें ये किसी सरफेस पे इस तरह से आपको दिया होगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एट रेस्ट होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर ये सिचुएशन है और साथ में इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, तो आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन है। प्योर रोलिंग का मतलब आपकी जेब में दो इक्वेशन है, एक तो है v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, और दूसरी इक्वेशन है a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर एल्फा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो प्योर रोलिंग जब भी टर्म आए तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपकी सरफेस रेस्ट पे है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जनरली इसी पे मिलते हैं, ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आपके पास एक्स्ट्रा हैं जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको बता दी, जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो इस टाइप के मोशन को, जो प्योर रोलिंग जब होती है तो आप कहते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड, ठीक है, ये कंबाइंड मोशन है ट्रांसलेशन और रोटेशन का। तो अब जब आप बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है उसमें एक आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, और दूसरी आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। क्लियर है? अब जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है हाफ मास ऑफ बॉडी इंटू v सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी कहानी बनती है। तो कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन में आपका काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगी वो ट्रांसलेशन की भी होगी और रोटेशन की भी होगी। ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमने बॉडीज लिखी है इनका क्या फर्क पड़ेगा इसको भी अभी देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। अब बेटा एक टेबल देखेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये टेबल तभी वैलिड है जब दिया हो आपको प्योर रोलिंग, ठीक है। और प्योर रोलिंग में कई बार आपको ऐसे भी लिखा होगा नो स्लिपिंग, या एक और तरह से इसको बताया जाता है, कहा जाता है सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल। सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं होगी, और स्लिपिंग नहीं होगी तो क्या होगा भाई, फिर बॉडी घूमेगी, रोल करेगी, प्योर रोलिंग है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी और काइनेटिक एनर्जी टोटल दिखा रहा हूं।
और ये भी बताऊंगा कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहली बॉडी में ले रहा हूं रिंग, मान लीजिए, ठीक है, रिंग ले ली। अब मेरे पास बॉडी ये रही बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये मास m, रेडियस r, क्लियर है। इसमें मैंने आपको दे दिया v सेंटर ऑफ मास, और ये दे दिया ओमेगा, और कंडीशन दी हुई है आपको प्योर रोलिंग, ये लिखा हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन आप देखेंगे कितनी हो जाएगी, हाफ m v सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। बिल्कुल आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देखिए चेंज क्या आएगा, बिकॉज मेरे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन दी हुई है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं हाफ आई वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कितनों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो मेरा फॉर्मूला है हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस हाफ आई, हाँ जी, वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगी कंडीशन, ये मेरी बनेगी हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, ये मैं कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। चेक कीजिए एक बार। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये जो है 1 प्लस, या इसको और एक तरह से लिखा जाता है और वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, 1 प्लस एम के स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, और यहां पे आप देखेंगे ये एम एम कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला बचा, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ये आ गया, ठीक है। तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा अगर आपको के याद है। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हाँ, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसे मिलते हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर आपको ऐसे याद रखना है तो, के याद है तो, अदरवाइज आप पूरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आपको दोनों से ही चेक करके दिखा देता हूं, चलिए पूरी वैल्यू डाल देते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, के अगर आपको याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद करेंगे, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो गया, हाँ, इनटू 100 कर दें, तो ये मेरा कितना आ गया, 1 बाय 1 प्लस, हाँ, रिंग के लिए आई ये होता है एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर इंटू 100%, और यहां से आपका आ जाएगा 50%, ठीक है। देखिए इसको मैं यहां पे भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, वैल्यू डालिए एम आर स्क्वायर। तो जितनी आपकी ट्रांसलेशन की है उतनी ही रोटेशन की है, कब, जब ये रिंग है। एक और दिखा देता हूं, और वो है, लेट से मैंने ले लिया डिस्क, ठीक। तो यहां पे मैं लिखूंगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, हाँ जी, यहां पे क्या लिखेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आया हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1/4 एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, और ये टोटल आ गया 3/4
mv सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। ओके, अब सपोज क्वेश्चन पूछा गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। हाँ, तो रोटेशन में आपका 1/4 था और ये आपका 3/4 था, ठीक है। तो 1/3 आ गई, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। रोटेशन का टोटल के साथ फ्रैक्शन 1/3 हो गया। परसेंटेज देखेंगे तो 33.33% हो जाएगा। ट्रांसलेशन का 100 माइनस 33.33% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं, एक और। हाँ जी, चलिए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जब आप बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की, तो आप लिखेंगे हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे हाफ 2/5 mr स्क्वायर वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सारी कंडीशन प्योर रोलिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है जी। तो जब आप इसको लिख रहे हैं तो यहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपका फ्रैक्शन क्या हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन। मैंने आपको सारे फ्रैक्शन दिखा दिए, रोटेशन का टोटल के साथ, रोटेशन का ट्रांसलेशन के साथ, ट्रांसलेशन का टोटल के साथ, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका आ रहा है 1/5 mv सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। चेक कर लेना बेटा एक बार, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, ट्रांसलेशन यानी हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। बिल्कुल, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया 2/5, ठीक है जी। तो 2/5 कौन है, 40% ट्रांसलेशन की है, टोटल की नहीं है। हाँ जी, टोटल की अगर आप देखेंगे तो वो 2/7 आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो ये बेटा हमने बात की प्योर रोलिंग की। अब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे आता है। सबसे आसान क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसमें आपको एक इस तरह से एक बॉडी दी होगी और एक रोप यहां पे लटकी होगी, है ना। वो कहेगा इसके ऊपर वाइंड है, ऐसे करके, हाँ। और यहां पर आपके पास एक मास हैंग किया होगा स्मॉल एम। ये आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है कैपिटल आई, इसका मास भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका शेप दे सकते हैं, डिस्क है, रिंग है, कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको एम आई और ये रेडियस कैपिटल आर की बात बता रहा हूं, ठीक है। अब दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो इसके एक्सेलरेशन की बात होगी, एक कहा जाएगा कि इसकी एच डिस्टेंस नीचे आने पर, हाँ बहुत ध्यान से, एच डिस्टेंस नीचे आने पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए। ये फिक्स है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आपके पास एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक रोप वाइंड की हुई है, उससे एक मास हैंग किया हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड है। आपने इसको छोड़ा, ये नीचे जाने लगेगा, ये नीचे जाने लगेगा, क्लियर। अब ये जब नीचे जा रहा है तो पूछा जाएगा कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी भी। तो यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन आपको लगानी है, आपको लिखना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान यहां पे ये दीजिएगा कि ये तो फिक्स है, पुली या जो भी आपको डिस्क दी हुई है ये फिक्स है, क्लियर। हाँ, बस इसका मास दे दिया, ये मासलेस नहीं है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है इसका, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। जो ब्लॉक आपका mh डिस्टेंस नीचे आया, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया।
गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर ध्यान रखिएगा दो बॉडीज हैं आपके पास, एक तो ब्लॉक है और दूसरी आपकी डिस्क है। तो एक आपके पास आएगी हाफ mv², ये कहानी समझ में आई, ये ट्रांसलेशन की है, प्लस ये रोटेट करेगी बेटा। तो एक आपके पास आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस एक आधी लाइन और लिख लीजिएगा तो और अच्छा है, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्यों आया बेटा? ये आया बिकॉज नो स्लिपिंग, यहां दिया हुआ है प्योर रोलिंग हो रही है। तो आपकी रोप की इस पॉइंट पर जो स्पीड है v, दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपकी कंडीशन दी हुई है। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मिलेगा ये, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला दिया हुआ है तो बिल्कुल नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। बेटा फिर से वही क्वेश्चन है, और अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन भी बड़े आराम से इस पे निकलता है। क्या होगा, एक आपका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो ये अगर आपने एक ब्लॉक बनाया तो इस पे एक आपका वेट लग रहा होगा, एक आपका रोप का लग रहा होगा टेंशन, और साथ में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन है ट्रांसलेशन की, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे रोटेशन की। रोटेट कौन कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पुली मेरे को दी हुई है, इस पुली में यहां नॉर्मल लग रहा होगा, यहां पे mg लग रहा होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इस फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। तो mg और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाता है, और सीधे सीधे आपका आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। हाँ, इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा T इंटू आर। ये देखिए यहां पे टेंशन T लग रहा होगा, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये रोटेशन की इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा रख देंगे तो आपकी ये प्योर रोलिंग की इक्वेशन आ गई, ठीक है। हाँ, मैं स्पीड में इसको सॉल्व करना भी आपको दिखा दूं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को उठा के, ए जो आया ना आपका, हाँ, ए इज इक्वल टू आर अल्फा है, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए। तो यहां से आप लिखेंगे T इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ, और इस T को उठा के यहां रख दीजिए, तो आपका सीधे सीधे इक्वेशन बनेगी mg माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma। इसको इधर ले जाइए, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा mg अपॉन 1 प्लस आई बाई, हाँ जी, आई बाई आर स्क्वायर। ओके, m बाय ये आएगा, चेक करो। हाँ, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पे ये आपका जाएगा g बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। m कॉमन ले लीजिए। हाँ, प्लीज यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ये तभी आएगा व्हेन I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जल्दीबाजी मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जिसका दिया हुआ उसका मास भी सेम दिया हो। अगर यहां पर कैपिटल M दे दिया ना, हाँ किसी ने मुझे आंसर भेजा ये, तो ध्यान रखना बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। A इज इक्वल टू mg बाय
m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आपका आया है। हाँ, ये ऐसे बनेगा। यही आ रहा है, देख लो, चेक कर लो एक बार। ये आ रहा है ना। हाँ, ये कब आया? जब ये आपका रिंग था। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ए एम जी बाय एम प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये कब आएगा? जब ये डिस्क होगी। देखिए, हल्के हल्के चेंज करने से क्या क्या डिफरेंस आता है, तो रट के मत जाना। रटो तो ये भी याद रखो, फिर ये वाले रटने वाली चीज है। हाँ, फिर ऐसे याद रखना है बस। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तभी वैलिड होगा जब दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। अब बेटा एक बार फिर से हमारे पास ये बॉडी दी हुई है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कह रहा हूं आपसे ऐसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं कि यही क्वेश्चन होंगे। ये आपका सेंटर है, ये आपको दिया हुआ है वी सेंटर ऑफ मास, और साथ में आपको दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। अब मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स बना दिए, इसका नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये ए और डी ठीक सेंटर के ऊपर और नीचे हैं, और ए और सी जो हैं वो बिल्कुल सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। क्लियर? आपको मुझे बताना है, मैंने कुछ नहीं कहा अभी प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही, बस ये बताया आपको कि इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी, एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ डी। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनकी वेलोसिटी। अब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो एक तो बेटा इसके पास है ट्रांसलेशन की, दैट इज वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक इसके पास है रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी, और ये कंपोनेंट आपका डाउनवर्ड आपको दिख रहा है, ये आपके पास है आर ओमेगा। तो अगर आप वी ए लिखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी वी सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसको ऐसे लिख लीजिए, आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप। ये समझ में आया? ये मैंने आई कैप लिख दिया और ये मैंने जे कैप लिख दिया था। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी वी सेंटर ऑफ मास आई कैप। ये तो सबके पास होगी, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हर पार्टिकल के पास वी सेंटर ऑफ मास होगी, लेकिन रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये मेरे पास आएगी माइनस आर ओमेगा आई कैप। ये समझ में आया? बिल्कुल इसी तरह से वीसी की बात करूंगा तो वी सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप, और वी डी की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगी वी सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप। हाँ जी, यहां पे देखिए, ये मेरे पास आर ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में मिली जिस डायरेक्शन में वी सेंटर ऑफ मास था। समझ में आया? तो दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशन की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल सकती है। 4 पॉइंट की मैंने आपको बता दी, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि प्योर रोलिंग हो रही है, हाँ अभी तक तो मैंने जनरल बताया था आपको, प्योर रोलिंग की कंडीशन। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड which is at rest is at rest। समझ में आया? हाँ, तो वी बी
बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। कब होगी? ध्यान रखना बेटा, जब आपका ग्राउंड रेस्ट पर है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होने का मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअल में ये है बेटा पूरा, ठीक। हाँ, अब कई बार वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया तो क्या किया जाएगा वो आपको बता दूं। वो आपको क्या करेगा बेटा, ये जो सरफेस दी हुई है ना, इस सरफेस की वेलोसिटी दे देगा भाई। कहेगा ये नीचे से चल रहा है वी ग्राउंड इस डायरेक्शन, फाइन। और ये आपका एक पॉइंट है बी, ये आपको दिया हुआ है वी सेंटर ऑफ मास, और ये आपको दिया हुआ है ओमेगा, और ये आपको दिया हुआ है रेडियस आर। अब जरा सी ध्यान देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही रहा यहां पे, देखिए इस पॉइंट को देखिए, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वी बी आप क्या लिखेंगे? वी सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा आई कैप, यही लिखोगे। दैट इज इक्वल टू वी ग्राउंड। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। और वी ग्राउंड भी आप देख रहे हैं आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी वी सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी ग्राउंड। स्पेशल केस व्हेन ग्राउंड हैज सम वेलोसिटी। अगर ट्विस्ट किया तो ये देंगे, बट इसके लिए मेंशन किया जाएगा। अगर आपसे खाली कहा गया, कोई डायग्राम वायग्राम नहीं दिया, सीधे कहा गया प्योर रोलिंग हो रही है, तो आप आंख बंद करके लिखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर केस में ये चीज करेक्ट नहीं होगी, ध्यान रख लेना। अगर ट्विस्ट किया, क्योंकि नॉर्मल तो सभी को रट जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड आपका जो दिया हुआ है वो मूव करा दिया गया, ये ग्राउंड आपका मूव करा दें। अगर ऐसा है तो फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड नहीं होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा तभी वैलिड होगा जब आपकी ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे है, और वो पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी आप 0 लेंगे, तो v सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि ये आपकी एक बॉडी दी हुई है, अभी मैं इसे m r i, ठीक है, m मास, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। आपको पता है ये i डिपेंड करेगा आपके बॉडी शेप पे, ये रिंग है, ये डिस्क है, ये कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, ठीक, वेरी गुड। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई इस पे कहीं कोई फोर्स लग रहा है, ओके, इस तरह से फोर्स लग रहा है एट सम हाइट h, क्लियर। और यहां पर है, आपसे लिख दिया जाएगा सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल, सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल। जैसे ही ये लिखा गया दिमाग में घंटी बज गई, बिल्कुल सही बात, क्या होने लग गई? प्योर रोलिंग। तो आपने कहा प्योर रोलिंग हो गई, इसका मतलब एक इसके पास होगी ए सेंटर ऑफ मास, एक इसके पास होगा अल्फा, क्लियर, ओके। अब बहुत सिंपल सा तरीका, एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन, एक रोटेशन की इक्वेशन और एक प्योर रोलिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन की इक्वेशन कैसे बनेगी? ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनेगी समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। रोटेशन की इक्वेशन बनेगी समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर है। हाँ, बेटर है अगर ये बॉडी फ्री है तो आप किसके अबाउट लेंगे? सेंटर ऑफ मास के। अगर बॉडी फ्री है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लेंगे, ठीक, वेरी गुड। और प्योर रोलिंग की इक्वेशन आपको पता है, दो आपकी जेब में होंगी, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा,
एंड ए सेंटर ऑफ मास, या ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो इनको सॉल्व करके आप सारे, और बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, इसको चिंता मत कीजिए। तो अब देखिए, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ओके, ट्रांसलेशन की इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बेटा। एक फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, एक फोर्स लग रहा है F, और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये फ्रिक्शन आप आगे ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रीजन क्या था, सबको बताया हुआ है। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग होगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आगे लें या पीछे लें, वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे अगर नेगेटिव आ गया, बट बेटर है कि आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। कब तक, जब भी वो सेंटर से ऊपर लगे। अगर आपका फोर्स, ये वाला फोर्स सेंटर से ऊपर लग रहा है बेटा, तो आप फ्रिक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे ए सेंटर ऑफ मास, तो आपकी इक्वेशन बनेगी F प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। ये पहली इक्वेशन क्लियर है। दूसरी इक्वेशन, ये मैं O कह रहा हूं, टॉर्क अबाउट O। वैसे आप देखेंगे आपके पास नॉर्मल भी है, mg भी है, फ्रिक्शन भी है और F भी है, लेकिन ये mg और नॉर्मल के टॉर्क 0 हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो सेंटर से पास हो रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट O जब आप लेंगे तो आप कहेंगे F इंटू एच, ये आपका क्लॉकवाइज है, माइनस एफ आर इंटू आर, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने उसे नेगेटिव ले लिया, दैट इज इक्वल टू आई एल्फा। ये मेरी बनेगी सेकेंड इक्वेशन रोटेशन। किसी को डाउट तो नहीं? इस O के अबाउट टॉर्क लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन का ये डिस्टेंस r हो गया, ये आपको h दिया हुआ है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास a इज इक्वल टू, या a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r अल्फा। इन तीन इक्वेशन से आप फोर्स, फ्रिक्शन और अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, फ्रिक्शन, अल्फा और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। F तो गिवन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपको एंगल थीटा गिवन होगा, और आपके पास एक इस तरह से आपको एक बॉडी दी हुई है, m कॉमा आर कॉमा आई, ठीक है। और ये बॉडी जो है, ये लेट से यहाँ पे आपको हाइट दी हुई है h हाइट से आपने इसको रिलीज किया, फाइन। क्वेश्चन आएगा कि जब ये यहां पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सब चीजें। और कंडीशन दी हुई है प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग की कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आपको प्योर रोलिंग दिया गया, आप लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी तो एक इसके पास v सेंटर ऑफ मास होगी और एक इसके पास ओमेगा होगी। तो देखिए इसको कैसे करना है, एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना और बड़ा प्यारा सा है, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन फिर से पूछा जा सकता है, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एग्जैक्ट ये मिला तो बिल्कुल आपको आंसर अगर रटा हुआ होगा तो काम चल जाएगा, हम पहले इसको कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ये कि आपके पास एक बॉडी दी हुई है, आपको एम आर और आई, ये आपको हाँ डिपेंड करेगा, आपको रिंग दिया है, डिस्क दिया है। वो आपसे कहेगा कि भाई अभी मैं सेंटर से एच हाइट ले रहा हूं, आपने इसको हिट किया, ठीक है, ये आपने एक इंपल्स दिया, इसे लीनियर इंपल्स है। आप कोई फोर्स लगा सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी, ये लीनियर इंपल्स आपका हो जाएगा। और वो कहेगा कि ये किस हाइट पे आप ये फोर्स लगाएं, ठीक है, कि आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पर इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये आपका लीनियर इंपल्स आ गया, तो ये आपको एक वेलोसिटी दे देगा, दैट इज वी सेंटर ऑफ मास। जब आप हिट करेंगे ना, ये जैसे आप बिलियर्ड्स में करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एम वी। क्लियर है। इसी तरह से इंटीग्रेशन टाउ डी टी अगर आप देखेंगे, ये आपका हो जाएगा आई ओमेगा, और ये है अबाउट सेंटर, ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अच्छा, अब बेटा ओ पॉइंट के अबाउट अगर आप सारे फोर्सेस को देख रहे हैं, क्लियर है, तो ये आपका टाउ नॉट जो है, ये आपका हो जाएगा एफ इंटू एच। क्लियर है। हाँ, यहां पर आपका जो फ्रिक्शन है वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, फ्रिक्शन का कोई इंपल्स नहीं आएगा, तो यहां पर आप डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हैं, एच इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा। क्लियर है। और ये आपका आ गया एम वी एच इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, ये आपको याद रखना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एच क्या है, हाइट फ्रॉम सेंटर। मैं अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको ग्राउंड सा हाइट पूछ लूं, तो जो भी आपकी हाइट आ रही है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो प्योर रोलिंग की सिचुएशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। तो मैं अब यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एम वी एच इज इक्वल टू आई नॉट वी बाय आर, ये बनी मेरी इक्वेशन। ठीक है, ओके, v से v कैंसिल हो गया, h क्या आ गया बेटा, आई नॉट बाय एम आर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं ये रिंग है, तो h की वैल्यू हो जाएगी r। अगर मैं आपसे कहूं ये डिस्क है, तो h की वैल्यू हो जाएगी, हाँ जी, एम आर स्क्वायर बाय 2 mr, तो ये r बाय 2 आ गई। ठीक है, अच्छा, बड़ी बढ़िया सी चीज आ जाएगी। डिस्क के बाद हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में h मेरा आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर बाय 2mr। चेक कर लेना, ओ 2 कहां से आ गया, हाँ ये आ गया, तो ये 2/3r आ गया। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड स्फेयर की अगर आप बात करेंगे तो ये 2/5r आ जाएगा बेटा। इसका मतलब जो फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है ना बॉडी के लिए,
डिस्क में हाफ था, 2/3, 2/5, ये समझ में आ रहा है? हाँ, एक्चुअली ये के स्क्वायर टर्म है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जैसे आप कहते हैं ना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं इस वे में। बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो है टॉपलिंग का। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक ब्लॉक दे दिया मैंने, ए बाय बी डायमेंशन इसकी दी हुई है, बी हाइट है, ए बेस है, फाइन। और इस पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं, इस पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं एट सम हाइट h, तो आपको पता है कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में भाई mg तो अपनी जगह सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा, लेकिन आपका नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह से। क्यों शिफ्ट हो जाता है? बिकॉज आपका F और फ्रिक्शन, F और फ्रिक्शन, हाँ, ये तभी है जब आपको दिया हो सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल या नो टॉपलिंग वाली कंडीशन। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं इसको बता रहा हूं आपको। ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया और ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, इक्विलिब्रियम में, समझ में आया? ये इक्विलिब्रियम में है सिचुएशन। तो यहां से आप कहेंगे F इंटू ये डिस्टेंस h जो आपको दिया हुआ है, हाँ, दैट इज इक्वल टू mg इंटू ये जो डिस्टेंस है x। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम। अब बात यह है कि भाई टॉपलिंग क्या होती है। तो इफ f इंटू h इज ग्रेटर देन mg इंटू x की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, क्रिटिकल कंडीशन को यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी टॉपलिंग हो जाएगी, यानी ये एक पॉइंट के, कौन से पॉइंट के? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है, यस, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, डी पॉइंट कहा दिया मैंने से, डी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एफ इंटू एच, ये टॉर्क हो गया अबाउट डी, ये एम जी इंटू एक्स मैक्स। हाँ, एक्स मैक्सिमम कितना जा सकता है शिफ्ट होते होते? ये अगर मेरा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल शिफ्ट होते होते यहीं तक तो पहुंच सकता है यार, बॉडी से बाहर थोड़ी चला जाएगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स मैक्स की वैल्यू हो गई आपकी a/2। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एक इंक्लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। एक आपको इंक्लाइन दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको जरा से ठीक कर दूं। हाँ, ये मेरा इंक्लाइन दिया हुआ है एट सम एंगल थीटा, और यहां पर आपको बेटा कोन दिया जा सकता है, सिलेंडर दिया जा सकता है, ऐसे करके लीजिए, अभी मैंने कोन रख दिया यहां पे। और ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये हॉलो है या सॉलिड है, तो अभी मैं हॉलो कोन रख दे रहा हूं। फाइन। अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, दो तरीके हैं आपके। हाँ, एक तो आप कंडीशन निकाल लीजिए, कंडीशन फॉर स्लिपिंग, कंडीशन फॉर स्लिपिंग, ये क्या हो जाएगी? आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारे पास mg था, ये हमारे पास फ्रिक्शन था, और ये हमारे पास नॉर्मल था। तो ये कंडीशन थी हमारी, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ठीक है,
हाँ, mg साइन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो हमारी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज कंडीशन फॉर थीटा स्लिपिंग। तो यहां से आपका आ जाएगा tan थीटा स्लिपिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। क्लियर है? और अगर मैं कंडीशन फॉर टॉपलिंग निकालूं, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, तो कंडीशन फॉर टॉपलिंग क्या आएगी? अब जरा देखें बेटा, कंडीशन फॉर टॉपलिंग में यहां पे मेरा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, mg इंटू हॉलो कौन लिया हुआ मैंने, यानी मेरी हाइट कितनी हो गई, मेरा जो फोर्स क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, यस, अगर ये टोटल हाइट मुझे h दी हुई है तो हॉलो कोन में h/3 थी बेटा। हाँ, mg इंटू h/3। क्लियर? ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? एक मिनट mg नहीं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये समझ में आया ना? ये बेटा ये mg साइन थीटा, और इधर आपका आएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, और नॉर्मल आपका यहां से शिफ्ट हो चुका होगा किधर? बिल्कुल एच पे। क्लियर है? तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ बोलिए, mg साइन थीटा इंटू h/3, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? हाँ, mg इंटू रेडियस r। ये देखो बेटा, मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं। ओ कौन बन जाए भाई, ये देखो, आपके जो फोर्सेस लग रहे हैं ना वो ऐसे लग रहे हैं। ये आपका, ओहो, ये आपका फ्रिक्शन है, ये आपका mg साइन थीटा है, ये आपका mg कॉस थीटा है, और ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है? हाँ, तो mg कॉस थीटा इंटू आर ये आ गया। क्लियर है? अब यहां से अगर आप देखेंगे तो mg और mg कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख दूं, तो ये mg कॉस थीटा बेटा, mg कॉस थीटा इंटू आर होगा। ठीक है? ओके, तो यहां से आपका टेन थीटा टॉपलिंग जो आ जाएगा वो क्या आ रहा है? टेन थीटा टॉपलिंग इज 3r/h, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? टेन थीटा टॉपलिंग इज 3r/h। हॉलो कोन के लिए आया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल जल्दी से यहीं पर जरा सिलेंडर के लिए देख लो, सिलेंडर के लिए देख लो। हाँ, ये मैंने आपको एक सिलेंडर दे दिया बेटा, एक सिलेंडर दे दिया है, ऐसे रखा हुआ है, रेडियस r, हाइट h। टॉपलिंग के लिए कंडीशन आ गई थी, टेन थीटा टॉपलिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी गुड, ये आपकी आ जाएगी। अब देखो यहां पे आपका आया mg साइन थीटा, यहां पे आपका आया mg कॉस थीटा, बाकी दोनों फ्रिक्शन और नॉर्मल यहीं से पास हो रहे हैं बेटा। ठीक है? इस पॉइंट के अबाउट अगर आप लेंगे तो ये आपका, अब ये h/2 पे आ गया। बिल्कुल सही बात, तो आप यहां पे लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू h/2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg cos थीटा इंटू r। बहुत बढ़िया, तो tan थीटा t इज ग्रेटर देन 2r/h, ये आपकी टॉपलिंग की कंडीशन आ गई। और स्लिपिंग की तो सबके लिए एक ही रहती है, tan थीटा स्लिपिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। फाइन, बिल्कुल। तो यहां से आप चेक करेंगे कि पहले आपकी
स्लिपिंग हो रही है या पहले आपकी टॉपलिंग हो रही है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी रोटेटिंग बॉडी की बात आएगी, समेशन एफ इज इक्वल टू 0 एंड समेशन टाउ इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है कि आपको एक रॉड दी गई है, फाइन, इस रॉड को आपने हैंग किया हुआ है विथ 2 स्ट्रिंग्स लाइक दिस, क्लियर है। अच्छा, अब ये रॉड का मास आपको दिया हुआ है लेट से m, और तो आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर पे आपका एक वेट लग रहा होगा mg। हाँ, अब वो आपसे कहेगा कि कुछ और दे देगा, यहां पे आपको कहेगा कि इस पोजीशन पे एक वेट हैंग कर दिया 10m, ठीक है। तो यहां से एक फोर्स आपका और लगने लगेगा 10 mg, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो वो आपसे कहेगा टी ए एंड टी बी बता दीजिए, और साथ में कंडीशन दी होगी इक्विलिब्रियम की, फाइन। तो देखिए दो इक्वेशन और फटाफट कैसे करना है। तो आपको पता है टी ए प्लस टी बी, ये दोनों फोर्सेस किधर लग रहे होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन है, दैट इज इक्वल टू mg प्लस 10 mg। इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको जो भी मास दिया हो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लें, टॉर्क निकाल लें। तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0, ये कर लीजिए, तो सीधे आपका टीबी आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेंथ आपको पता थी, ये मिड पॉइंट थी l/2, लेट से ये लेंथ मैंने आपको दे दी l/4। तो टॉर्क अबाउट ए जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg इंटू l/2, एक क्लॉकवाइज है, प्लस 10 mg इंटू 3l/4 माइनस टीबी इंटू एल इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको टीबी मिल जाएगा, और इस टीबी को आप पहली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको टीए मिल जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस इस टाइप के बनेंगे, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब जेई मेंस 2020 में रोटेशन के आए हुए क्वेश्चंस, ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस नहीं हैं जिन्हें हमने सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपलिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। तो कंसिडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए ऑन अ रफ फ्लोर that is to be moved by applying minimum possible force F at a point B above its center of mass. Okay. If the coefficient of friction is mu is equal to 0.4, the maximum possible value of 100 into B by A for box not to topple before moving. हाँ जी, आपको टॉपलिंग नहीं चाहिए। तो हमें पता है कंडीशन टॉपलिंग के लिए क्या थी, ठीक है ना। तो कंडीशन थी F इंटू एच, ओके, ये हाइट h थी बेस से, दैट शुड बी, अच्छा क्रिटिकल ले लें, नॉट टॉपलिंग का है उसने तो क्रिटिकल ले लें, F इंटू एच इज इक्वल टू, हाँ नॉर्मल कहां जा चुका है, बिल्कुल एच पे, बेस कितना दिया हुआ है, बेस जो है वो ए दिया हुआ है, हाँ ए दिया हुआ है। तो यहां पर आपका हो जाएगा mg इंटू ए, जरा चेक करो, F इंटू एच इज इक्वल टू mg इंटू ए। एक तो कंडीशन ये बनी, एक्चुअल में इट शुड बी ग्रेटर देन फॉर टॉपलिंग, ये बेटा क्रिटिकल कंडीशन के लिए, ठीक है ना। हाँ वैसे अगर आप जनरलाइज करेंगे फॉर नो टॉपलिंग,
नो टॉपलिंग के अगर आप लिखना चाहेंगे तो F इंटू एच शुड बी लेस देन इक्वल टू mg इंटू ए, ये होना चाहिए। ओ ओ ओ ए नहीं a बाई टू, ए नहीं a बाई टू, ये डिस्टेंस a बाई टू होगा बेटा, mg इंटू a बाई टू। फाइन, ठीक है। अब जरा देखें, यहां पे डायरेक्टली इन्होंने h नहीं दिया, इन्होंने कहा सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर, b डिस्टेंस ऊपर। ओके, तो मेरे पास h आ गया f b प्लस a बाई टू, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू mg इंटू a बाई टू। फाइन, एक तो ये कंडीशन है ये। अच्छा, अब भाई टॉपल नहीं करेगा तो स्लिप कर जाएगा यार, तो स्लिप की कंडीशन क्या आ गई, फॉर स्लिपिंग F should be greater than equal to mu mg, ठीक है। अब यहां देखिए, ये इन्होंने लिखा है मिनिमम पॉसिबल फोर्स, इसका मतलब F कितना ले लें, F मिनिमम कितना ले लें बेटा, म्यू mg। क्लियर, तो यहां पे मेरे पास कंडीशन आ गई म्यू mg b प्लस a बाई टू शुड बी लेस देन इक्वल टू, हाँ जी, mg इंटू a बाय टू। ओके, mg पॉजिटिव है, ये हमने कट कर दिया। म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.4b प्लस 0.2a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5a, ऐसे लिख दूं। ओके, 0.4b लेस देन 0.3a, तो b बाई a शुड बी लेस देन 3/4 आ गया। अब यहां पर एक कैच है, हाँ बेटा, यहां पर एक कैच है। अगर आप डायरेक्टली देखेंगे ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 100 इंटू बी बाई ए, तो वो 100 इंटू 3/4 कोई खट से कर सकता है। लेकिन देखो ना, यहां से बेटा बी हाइट ऊपर की है, तो बी की एक लिमिट है, और बी की लिमिट है a बाई टू, बी कांट बी मोर देन a बाई टू, नहीं तो आपका फोर्स यहां पहुंच जाएगा। समझ में आया, तो b जो आपका आया दैट शुड बी 0.75a, ये तो ठीक बात है आपकी, लेकिन b की वैल्यू, b मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5a, तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। हाँ, ऑप्शन भी नहीं थे, और सबसे बड़ी चीज तो अगर आपने यहां 75 लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहां आपका आना चाहिए था 100 इंटू बी बाई ए, दैट इज 100 इंटू 1/2, और ये आपका आंसर आ गया 50। तो इसमें हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने इसे यहां तक निकाला हो और उसके बाद सीधे 75 आंसर लिख दिया हो, लेकिन यहां पर एक कैच था बेटा, इसमें गलती होने के चांसेस, क्योंकि इतने जब आप वहां पे दे रहे होते हैं तो ये चीज पे कंट्रोल करना जरूरी कि मुझसे पूछा क्या गया, बाकी चीजें भी है, ये नहीं कि आंसर निकाला और खट से लिख दिया, ठीक है। बी बाई ए समझो, तो बी बाई ए क्या है, विजुलाइज करने की बात आपसे बार बार कहता हूं, यही है विजुलाइजेशन। बी जो है वो आधा ही तो ऊपर जा सकता ना a बाई टू तक, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, नहीं तो वो फोर्स जो है वो ब्लॉक पे लग ही नहीं रहा होगा, तो टॉपलिंग क्या स्लिपिंग क्या कुछ हो ही गई नहीं, ठीक है। वेरी गुड। A uniform cylinder of mass m and radius r is to be pulled over a step of height a. A is less than r by applying a force F at its center O, perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the steps. The minimum value of F required is okay. अब बेटा अगर आप देखें तो यहां पे आपसे कहा गया मिनिमम वैल्यू, तो दैट मींस ये आपका जो फोर्स है, अगर ये 90 डिग्री पे लगा होगा तो इस फोर्स की वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये कहानी है।
अब अगर आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो ये एक बार में क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं ध्यान रखना। एक तो आपका लग रहा है ये रहा mg, बहुत बढ़िया। दूसरा फोर्स F दिखाया हुआ आपको। एक बेटा यहां से लगेगा आपका नॉर्मल, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये वाला नॉर्मल भी लगेगा, चलिए मैं लगा देता हूं, N2 कह रहा हूं इसे। बट ये N2 जो है, क्योंकि ये ग्राउंड से उठ चुका, टॉपलिंग है, तो N2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन आ जाएगी। फाइन। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था, ये टॉपलिंग का ही क्वेश्चन है। डी पॉइंट कहां है समझ में आ रहा है आपको? डी पॉइंट ये रहा डी। इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज टॉर्क। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको एक इस तरह से सर्किल बनाऊं और यहां पर ये आपको एच दिखा दूं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या था, आपको सिर्फ एक एंगल एज्यूम करना था। चलिए मैं ऐसे करके इसे मान लेता हूं। हाँ, ये आपको ए दिया हुआ बेटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका mg लग रहा है और ये इधर फोर्स F लग रहा है। तो टॉर्क, इसको डी पॉइंट कर रहा हूं, अबाउट डी शुड बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F मिनिमम के लिए इसको मैं इक्वेट कर दूं, F इंटू आर। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, F इंटू आर इज इक्वल टू, ओके। अब mg इंटू ये वाला डिस्टेंस लेंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? mg इंटू आर साइन थीटा आ रहा है क्या? ओके, एम कैपिटल है, एम कैपिटल है बेटा, ऑप्शंस में कैपिटल दिया हुआ, एम कैपिटल ले लीजिए। mg इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअल में तो उससे ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू का है, इसलिए मैंने क्रिटिकल कंडीशन ले लिया। क्रिटिकल कंडीशन लेते समय मैंने इक्वल कर दिया इसलिए बेटा, तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, एफ मिनिमम आ गया, mg। अब साइन थीटा आपको निकालना है, हाँ, और ये न जाने कितनी बार कर चुके बेटा। ये टोटल है आर और ये आपका है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस ए। ये दिख रहा है आपको? तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आर माइनस ए अपॉन आर, बस यहां रखना था। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी, mg अंडर रूट 1 माइनस, हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? आर माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, बी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, shown in the figure is rigid and uniform 1 meter long rod AB held in horizontal position by 2 strings tied to its end and attached to the ceiling. The rod is of mass m and has another weight of mass 2m hung at a distance of 75 centimeter from A. The tension in the string at A is, okay, TA पूछा है, ये TA पूछा है। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं, ओके। अगर आप देखें तो एक इक्वेशन आपकी बनेगी TA प्लस TB इज इक्वल टू 3mg, और बिल्कुल सही आपका आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। TA प्लस TB इज इक्वल टू 3mg, एक इक्वेशन ये बनी। अब बहुत आसान है, क्योंकि आपको TA निकालना है, तो आप इस B पॉइंट के अबाउट, इस B पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए। तो टॉर्क अबाउट B इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी TA इंटू लेंथ L। हाँ, इसको अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो अब यहां पर आपका एक mg आ जाएगा और यहां पर 2mg आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इक्वेट कर लीजिए, mg इंटू 0.5 प्लस 2mg इंटू 0.25। ठीक है, और L जो आपको दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे 1 मीटर लिख देता हूं। तो TA यहां से आपका mg 0.5 प्लस 0.5 दैट इज mg। कोई आया आंसर? बिल्कुल, बी ऑप्शन जो आपका है वो 1 mg है और यही आपका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम रोल्स विदाउट स्लिपिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन दे दी बेटा। On a plane horizontal surface with its center moving at a speed of 5 centimeter per second, its kinetic energy is okay। एक तो कहानी है कि ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड इसको कन्वर्जन करना है। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। सॉलिड स्फीयर में है प्योर रोलिंग। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सीधे सीधे हम काइनेटिक एनर्जी टोटल लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 2/5। आप चाहें तो आई ओमेगा स्क्वायर से कर लीजिए, मेरे को तो ये याद है क्योंकि मैंने आपसे भी कहा कि भाई ये याद होना चाहिए, टाइम बचता है। अब देखिए, हाफ इंटू मास आपका हाफ kg हो गया, 500 ग्राम दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया, इंटू 5 सेंटीमीटर, इसको 5/100 लिख लेते हैं, होल स्क्वायर इंटू 7/5। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये आपका सीधे सीधे अगर आप देखें तो 35/4 इंटू 10⁻⁻⁻4 जूल आ रहा है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ जी, पहले ए और बी में, एक में -3 एक में -4, -4 वाला करेक्ट होगा, ये वाला आंसर हो गया। तो इतने आसान क्वेश्चन भी मिलते हैं, बस आपको वो नंबर बटोर के लाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर a bob of mass m is tied by a massless string whose other end and portion is wound on a flywheel disc दिया हुआ। ओके, यहाँ पे डिस्क दे दिया बेटा, रेडियस r एंड मास m। ओके, यहाँ पे दोनों मास m दिए हुए हैं, बहुत आसान हो गया। When released from rest, the bob starts falling vertically when it has covered a distance h. The angular speed of the wheel will be। यहां से ये h डिस्टेंस नीचे आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कहा, बिल्कुल कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो है mgh। ओके, और ये होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बॉब भी और प्लस डिस्क भी। ठीक है, तो जब आप बॉब की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और जब आप डिस्क की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? और प्योर रोलिंग की वजह से v इज इक्वल टू आर ओमेगा ले लिया जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ m आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमें ओमेगा निकालनी है, इसलिए मैं यहां पर इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मेरा आ गया mgh। ठीक, चलिए अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो m आपका कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा आ जाएगा 1/r अंडर रूट 4gh/3। तो ये आपका आंसर है। ठीक, हाँ, आर स्मॉल लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आर स्मॉल ले लीजिए, मैंने कैपिटल ले लिया उसे। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन हो गया डी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस की पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, ये भी जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्मली थिक व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and radius r is free to rotate about its center of mass. A massless string is wrapped over its rim, and two blocks of mass m1 and m2, m1 greater than m2, are attached to the ends of the string. The system is released for rest, from rest होना चाहिए, released from rest. The angular speed of the wheel when m1 descends by a distance h. तो ये h distance नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली ये h distance ऊपर चला गया होगा। तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो बेटा हमारा m1 जो है ये h हाइट नीचे आ रहा है और m2 ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज m1 माइनस m2 इंटू gh। ये मेरा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ। अब बहुत ध्यान देना, अगर ये v स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये v स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर, और साथ में ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आपको निकालना क्या है? ओमेगा निकालना है, और आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वो दिया हुआ है आपको, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2m1 माइनस m2 gh अपॉन m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आया होगा। और जब आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा को आप यहां से स्क्वायर को कट कीजिए या अंडर रूट लगा दीजिए, और ऐसा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है बी ऑप्शन, ठीक है जी। One end of a straight uniform 1 meter long bar is pivoted on a horizontal table. It is released from rest when it makes an angle 30 degree from the horizontal. Its angular speed when it hits the table is given as root n per second, where n is an integer. The value of n is okay. थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, हाँ बस ध्यान क्या रखना है, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। हाँ जी, ये जो हाइट आपको h दी हुई है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए, फिर बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें बेटा, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, देखिए यहां पे मैं आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ऐसे रॉड है, हाँ यही हाइट तो है। अब ये आपको दिया हुआ है 1 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट पर आपका mg लग रहा था, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये हाइट h नीचे आया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहां पे आपको मेंशन कर दिया कि ये फिक्स है, इसका मतलब आई अबाउट ओ लेना है, ठीक बिल्कुल। तो यहां पे देखिए एम जी, एच की जब आप बात करेंगे तो एच आपका हो जाएगा ये L/2 sin 30, दैट इज इक्वल टू हाफ। आई की आप बात करेंगे, आई आपका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से m और m कैंसिल, एक l कैंसिल हो गया, l वैसे भी 1 मीटर दिया हुआ है, ओके ठीक है। चलिए देखें क्या आ रहा है आंसर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई
हाँ, हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज 3g/2l और ओके, यहाँ पे अंडर रूट लगा दें, तो ये मेरा आ गया √3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2 इंटू 1, तो ये √15 आ रहा है बेटा, √15, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, √n का है, तो √n इज इक्वल टू √15 जब आप रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। A uniform rod of length L is pivoted at one of its end on a vertical shaft of negligible radius. When the shaft rotates at angular speed omega, the rod makes an angle theta with it. To find theta, equate the rate of change of angular momentum ml square by 12 into omega square sin theta cos theta about the center of mass to the torque provided by the horizontal and vertical forces Fh and Fp about center of mass. The value of theta is then such that, okay. अब बेटा ये क्वेश्चन में देखिए आपको ना इधर उधर फंसाने की कोशिश की है उसने। मैंने आपको कई बार बोला है, जब आप इस पॉइंट की बात करते हैं जिस पॉइंट पर रॉड लगी हुई है फिक्स है, तो यहां पर FV भी होगा, FH भी होगा। बेटर हमारे लिए यह रहता है कि हम इसके अबाउट, हाँ जी, टॉर्क कैलकुलेट कर लें। क्यों कर लें, इसलिए कर लें ताकि हमारा FV और FH का कैलकुलेशन बच जाए, ठीक है। आप चाहें तो FV और FH निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में करना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं इसमें पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा और कहूंगा कि ये टॉर्क 0 है। अच्छा, अब ए के अबाउट टॉर्क लग कौन कौन से रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा mg, यहां कहीं पे इसका मास होगा, एक तो टॉर्क mg आएगा बेटा। दूसरा इस पे क्यों ये एंगल बनाए, क्योंकि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स जिसे आप कहते थे, तो इसे आप यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख सकते हैं, F सेंट्रीफ्यूगल, फाइन। अब है क्या कि ये फोर्स ना वेरिएबल है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। और ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो मेरी रॉड जो है वो एक एंगल थीटा पे फिक्स हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे करना है। अगर आप सिंपली टॉर्क ड्यू टू mg निकालेंगे तो वो आपको पता है mg इंटू इसकी लेंथ l दी हुई है, ओके, ये आपकी ये वाली लेंथ आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा l/2 mg इंटू l/2 साइन थीटा, ये लिख दें टॉर्क ड्यू टू mg। हाँ, अब जो असली काम है इसमें ना वो है टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना। अब जरा सी इसको समझो बेटा, मैं यहां पर आपके लिए एक ओके, मान लीजिए ये मेरी एक रॉड, ठीक है। अब बेटा एक छोटा सा यहाँ पे पार्टिकल एज्यूम करो, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं dm मास ले रहा हूं, फाइन, ओके। और अभी मैं इसको ये लेंथ x एज्यूम कर ले रहा हूं और इसकी थिकनेस जो है वो dx या लेंथ जो है वो dx ले रहा हूं, और ये एंगल मेरा रहा थीटा, फाइन। तो इस छोटे से पार्टिकल का अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालूं तो क्या आएगा, dF सेंट्रीफ्यूगल, बिल्कुल सही बात है, dm, ये वाला डिस्टेंस, ओके, ये कितना हो जाएगा x साइन थीटा
एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो डीएम एक्स साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है, ये इस तरह सर्किल पे घूम रहा है। ये तो मेरा डी सेंट्रीफ्यूगल आया, और जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इसकी वैल्यू में चेंज आता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर मैं कहूं डी टॉर्क क्या हो जाएगा, अबाउट ऑब्वियसली सेम पॉइंट दैट इज ए, तो ए के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा आएगा बेटा डीएम एक्स साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका कंपोनेंट ले लीजिए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो जीरो हो जाएगा, तो यहां पे मैं कह सकता हूं दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इंटू एक्स। ये समझ में आया तो बताओ। टॉर्क अबाउट ए ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं पूरी रॉड के लिए, तो रॉड है मेरी 0 से लेके एल तक की, क्लियर। तो जरा देखें यहां पे, अच्छा डीएम भी तो देखना पड़ेगा। डीएम को क्या लिख सकते हैं? यस, मास बाय लेंथ इनटू डीएक्स, ये लिख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। ये मेरा आ गया m बाय एल dx, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और इंटीग्रेशन 0 टू एल, ठीक है जी। चलिए यहां पे देखें अब क्या हो गया, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, ठीक, ओमेगा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो ये सब बाहर आ जाएगा। m बाय एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब बाहर आ गया। ये मेरा बना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स लिमिट 0 से एल, क्लियर है। तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से एल, और नीचे एल है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय एल बाय 3, सॉरी बाय 3, एल तो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू mg। और ये हमने कितना निकाला था, ऊपर जल्दी से बता दीजिए कितना निकाला था। ये हमारा आया था mg इंटू एल बाई 2 साइन थीटा, कुछ ऐसा आया था, चेक कर लो। अच्छा, तो m से m कैंसिल हुआ, एक l कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 3g बाय 2l ओमेगा स्क्वायर, कुछ ये आ रहा है। हाँ जी, कोई है ऐसा ऑप्शन, चेक करें। cos थीटा इज इक्वल टू 3g बाय 2l ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल है। ये रहा आपका ऑप्शन 3g बाय 2l ओमेगा स्क्वायर, फाइन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास को हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया था। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर प्योर रोलिंग और बाकी क्वेश्चंस। तो एक बड़ा चैप्टर, और आपने खुद देखा कि कितने इजी क्वेश्चंस इससे आपको मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो जरूर ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम भी लगेगा और आपको फंसाएंगे भी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, और उन्हें आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।